किसने कहा था कि नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। ठीक है, कि जो लीडरशिप है वो पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है, ये किसने बोला था। ठीक है, चलिए तो आंसर देना स्टार्ट कर दिया। सी आंसर जिन भी लोगों ने दिया है सबके आंसर एकदम करेक्ट हैं, डेविस ने बोला था ये। नेक्स्ट है, नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल किसने बोला है कि ये एक व्यवहारिक कौशल है, यानी कि एक अप्लाइड स्किल है, ये किसने बोला है, ये भी बोला था कीथ डेविस ने, और ये भी आंसर आप लोगों ने दे दिया है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेतृत्व सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयासों को अधिकतम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे इन्फ्लुएंस वाला आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इन्फ्लुएंस पकड़ के चलना। ठीक है, अब देखो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ किसने बोली थी, तो हमें क्या पकड़ना है यहाँ पे, बेसिकली इन्फ्लुएंस पकड़ना है बस, है ना। इन्फ्लुएंस या फिर प्रभाव जो है, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, ये वाली डेफिनेशन दी थी क्रूज ने। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि नेतृत्व को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संचार के माध्यम से पारस्परिक प्रभाव डालने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। देखो यहाँ पे पारस्परिक प्रभाव आ गया, यानी इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस आ गया। ठीक है, ये रहा इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। क्या दे रहे हो आप लोग, सी आंसर दे रहे हो, और सी आंसर सी, बी डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, देखो अभी ऊपर भी हमने क्या किया था, मेरे को लगा था आप ये फटाफट बताओगे। देखो ऊपर मैंने क्या बोला था, जहां पर भी प्रभाव आ जाए, ठीक है, प्रभाव आ जाए, जहां पर भी प्रभाव आ जाए वहां पे हमें क्या करना है, क्रूज करना है। पहले में क्या है, सामाजिक प्रभाव, दूसरे में क्या है, पारस्परिक प्रभाव। तो बेसिकली आपको प्रभाव जहां देखे वहां पे क्या लगाना है, क्रूज लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। ठीक है, इन्होंने किसने बोला था कि जो भी आने वाली कठिनाइयां हैं, जो यानी जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करता है जो नेतृत्व होता है। ये किसने बोला है, जितने भी ए वाले हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, एल्फ्रेड बगाल ने बोला था ये। नेक्स्ट है, नेतृत्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, व्यक्तिगत या फिर वैयक्तिक गुणवत्ता से, या व्यवहारिक कौशल से, या दूसरों को प्रभावित करने की कला से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, नेतृत्व को कैसे परिभाषित करा जा सकता है, यानी कि नेता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, जिससे उसको परिभाषित किया जा सकता है। पहला है पर्सनल क्वालिटी, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर कैसी गुणवत्ता है। ठीक है, क्वालिटी क्या है बंदे की। नेक्स्ट है व्यवहारिक कौशल क्या है उसका, यानी अप्लाइड स्किल्स कैसी हैं उसकी। जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने जो उसके अंदर इंटेलिजेंस है उसको कैसे उस सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है और उस सिचुएशन से बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो व्यवहारिक कौशल यानी कि अप्लाइड स्किल। थर्ड है दूसरों को प्रभावित करने की कला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेट हम तभी कर सकते हैं किसी को अगर हम किसी को प्रभावित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरों को प्रभावित करने की कला, सारे के सारे चीज़ें होनी चाहिए एक नेता के अंदर। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाता है डी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेतृत्व कौशल के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, कौन सी वाली चीज है जो इम्पोर्टेंट है नेतृत्व के लिए। पहली चीज है बहुत सारा पैसा, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। अगर ये जरूरी होता तो मोदी जी आज कैसे नेता बन जाते देश के। ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेकेंड चीज है सामाजिक परिपक्वता, हाँ ये तो चाहिए। ठीक है, सोशल मैच्योरिटी तो बिल्कुल चाहिए, है ना। नेक्स्ट है सुंदर चेहरा, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है ना, वरना लालू जी कैसे मंत्री बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बड़ा घर, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कितने गरीब लोग हैं, मोदी जी का ही उदाहरण ले लो, है ना, जो नेता बने हुए हैं। तो यानी क्या चाहिए हमें, सामाजिक परिपक्वता चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व की आवश्यकता किस कारणों से हुई है, यानी जो, अच्छा मैं वो भूल ही गई, देखो मैंने बोला था पहले कि मैं साइड हटना ना भूल जाऊंगी, है ना। अभी आप लोग मैनेज कर लो भाई कैसे नोट्स बनाओगे, वैसे मैं कोशिश करूंगी चलो हट जाया करूं। ठीक है, नेतृत्व की जो आवश्यकता है वो किन कारणों से हुई है, यानी जो लीडरशिप है उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है। पहला है उचित दिशा निर्देश के लिए, तो बिल्कुल जी ये चीज तो जरूरी है कि नेता जो है वही एक हमें एक निश्चित दिशा में, एक अच्छी दिशा में ले जा सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सहयोग की भावना के लिए, है ना, यानी कोऑपरेशन के लिए, तो ये भी बहुत जरूरी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होंगे अभी शिफ्ट।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है। अभी ये यहाँ पे बात हो रही है जी बौद्धिक गुण की, ठीक है। बौद्धिक गुण का मतलब क्या है, जो हमारे दिमाग का गुण है वो, ठीक है। इनमें से कौन सा दिमाग का गुण नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम अच्छा स्वास्थ्य देखेंगे ना, तो अच्छा इसमें बोला बौद्धिक गुण नहीं है, है ना। तो अच्छा स्वास्थ्य जो है ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा शारीरिक गुण, ठीक है। जैसे हमने कंपोनेंट पढ़े थे ना कि कौन कौन से होने चाहिए एक नेता के अंदर, है ना, उसमें एक शरीर भी था ना, तो शरीर के अंदर आएगा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए नेता का। अगर हम बौद्धिक गुण की बात करें, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे मानसिक क्षमता क्या है उसकी, कितना वो इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, यानी डिसीजन मेकिंग कैसी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका क्या है, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है उस बंदे का। तो ये सारी चीजें तो बौद्धिक गुण के अंदर ही आ जाएंगी। अच्छा स्वास्थ्य जो है वो आ जाता है शारीरिक गुण के अंदर, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है नेतृत्व के घटक हैं। नेतृत्व के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक की बात करी थी हमने। एक तो करी थी नेता की, और ये नेता बहुत सारे लोगों से काम करवा रहा है। तो दूसरी चीज क्या हो गई, इसका ग्रुप हो गई जिसमें बहुत सारे लोग हैं। और तीसरी चीज क्या हो गई, जो ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये 3 घटक होते हैं नेतृत्व के, यानी कि सारे के सारे घटक हैं नेतृत्व के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है, ठीक है। अब ये पूछे कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं होगा। पहला है समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है दिशा देना, चलिए नेक्स्ट है दिशा देना। दिशा देना तो बिल्कुल नेतृत्व का ही कार्य होता है, नेता का तो काम ही होता है एक निश्चित दिशा में ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्य और उद्देश्य बनाना। तो ये भी नेता का ही काम है कि कौन सा लक्ष्य है या कौन सा उद्देश्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। प्रेरणा देना यानी मोटिवेट करना लोगों को, ये भी नेता का ही काम है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अपना ए ऑप्शन कि समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी उस समूह में उस ग्रुप में किस किस को क्या चाहिए, ये नेता का काम नहीं है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं। अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बल यंग ने, ठीक है। अब देखो स्वभाव के अनुसार तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम किम्बल यंग की बात करें तो इन्होंने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है, 5। इन्होंने 5 टाइप के लीडरशिप बताए हैं, यानी 5 प्रकार के नेतृत्व बताए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है। अगर हम बात करें नेतृत्व के प्रकार की, ठीक है, तो नेतृत्व के जो प्रकार है ना उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ऑलरेडी। 5 प्रकार के नेतृत्व पढ़े थे जो कि किम्बल यंग ने दिए थे, और इनमें से कौन सा नहीं था। देखो लोकतांत्रिक होता है, हस्तक्षेप और निरंकुश, ये तीनों तो होते ही है ना, ये दूसरे वाले हैं, किम्बल यंग वाले नहीं, ये टाइप्स हैं, नेतृत्व के प्रकार हैं। तो ये हमने तीनों पढ़े ही हैं। एक डेमोक्रेटिक भी पढ़ा है, ऑटोक्रेटिक भी पढ़ा है, और लीजर भी पढ़ा है ना। जो निरंकुश होता है उसका क्या मतलब था, जो पुराने टाइम के राजा होते थे, है ना, वो जो फैसला लेंगे वही सही है, ना किसी से पूछेंगे ना किसी से सलाह लेंगे। जो लोकतांत्रिक होता है इसमें सलाह लेते हैं, ठीक है। हस्तक्षेप में क्या करते हैं, इसमें नेता कुछ करता ही नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं है, ना डिसीजन लेना ना कुछ करना, जो भी काम करना है उसके नीचे वाले ग्रुप को ही करना है ना। तो ये तीनों टाइप के हमने पढ़े थे। कौन सा नहीं पढ़ा था, लोकप्रिय नेता नहीं पढ़ा था, लोकप्रिय नेतृत्व। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो नेतृत्व होता है उसका सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम प्राचीन सिद्धांत की बात करें तो कौन सा है। देखो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ना वो भी है पुरानी, पर वो सबसे ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे ज्यादा पुराना है करिश्माई सिद्धांत। करिश्माई सिद्धांत का मतलब क्या होता है, वही कि जो भी नेता है वो पैदाई नेता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कब हुआ था, यानी कि जो ट्रेट वाला लीडरशिप था, हमने
कई तरह के पढ़े थे ना, ट्रेट वाला भी पढ़ा था एक लीडरशिप। तो जो ट्रेट वाला लक्षण मूलक सिद्धांत का मतलब क्या है, ट्रेट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो जो ट्रेट थ्योरी थी या गुण थ्योरी थी वो कब आई थी, तो वो 1930 के दशक में आई थी, ठीक है। और ट्रेट थ्योरी का भी मतलब क्या था, यही था कि नेता के गुण जो हैं वो किसी भी बच्चे में जन्मजात होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उसकी जब भी वो आगे जीवन में नेता बनना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट नेतृत्व के मुख्य मॉडल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो नेक्स्ट हमारी बात हो रही है मॉडल्स पे। मॉडल्स कौन कौन से हैं, पहला है कैम्बेल का, कैम्बेल तो हमने पढ़ा हुआ है ही, और ये जो साइंटिस्ट है ना इन्होंने भी मॉडल्स दिए हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं, तो सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं, 4, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो हमने पढ़े थे, बॉडी पढ़ा था, एक स्पिरिट पढ़ा था, है ना, एक ब्रेन पढ़ा था, दिमाग पढ़ा था, और एक इमोशंस पढ़े थे, है ना, यानी भावना पढ़ी थी। तो 4 थे ना, वही चारों। नेक्स्ट है शैशविले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया है। अगर हम शैशविले की बात करते हैं तो उन्होंने कितने पक्षों पर बल दिया है, इन्होंने 3 पक्षों पर बल दिया है। नेक्स्ट है वर्ग के नेता को कहा जाता है, जो एक वर्ग होता है, जो एक समूह होता है या एक क्लास होती है, उसके नेता को क्या बोलते हैं, ठीक है। वर्ग के नेता को, यहाँ पे क्या है, क्लास के नेता को, है ना। यहाँ पे वर्ग की जगह ना कक्षा कर लेना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। बाकी इसमें तो मैं करेक्ट कर ही देती हूँ क्लास के जस्ट बाद ही, है ना। तो कक्षा के नेता को क्या बोलते हैं, कक्षा के नेता को बोलते हैं कक्षा शिक्षक, ठीक है। यानी जो हम बोलते थे, क्या बोलते थे, क्लास टीचर, है ना। तो कक्षा शिक्षक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। टाइम कितना हो गया है, चलो 33 ही हुआ है, कोशिश करते हैं और आगे करवाने की, है ना। नेक्स्ट है नेतृत्व गुणों में शामिल है। अगर हम बात करते हैं एक नेता के गुणों की, तो उसके नेतृत्व के गुण में कौन कौन से गुण शामिल होंगे। यहाँ पे ये जितने भी गुण है ना सारे के सारे शामिल होंगे, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे वो बौद्धिक गुण हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक गुण हो। भौतिक गुण का मतलब क्या हो जाएगा, वही उसकी फिजिकलिटी ये वो सो, और मतलब जो उसके बेसिकली शरीर है वो। बौद्धिक गुण का मतलब उसका दिमाग कैसा है, और मनोवैज्ञानिक गुण यानी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ कि वो कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि जरा जरा सी बातों पे चिढ़ जाता है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व लोगों को उनके विभागों, उनकी भूमिकाओं और कामकाज के तरीकों के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करता है। ऐसा किसने बोला है, तो ये बोला है सुनील बत्रा ने। हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मैं सोच रही हूँ ये जो लीडरशिप वाला है ना, ये आपका पूरा फिनिश ही हो जाए तो भी अच्छी ही बात है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद हो जाएगा आज फिनिश, है ना। इसीलिए मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आपके कमेंट्स के बजाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक नेतृत्व मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और शिक्षण विकसित करने से संबंधित है। क्या संबंधित है इससे, देखो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा कौन देगा, और जो शिक्षण है उसको कौन देगा। अच्छा, अगर कोई बना सकता है तो कौन बना सकता है, एक स्कूल बना सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है जो विद्यालय के नेता होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उनको सबसे पहले महान दृढ़ संकल्प दिखाना चाहिए, तो ये बात करेक्ट है। महान दृष्टि रखनी चाहिए, ये बात भी करेक्ट है। टीम बिल्डर हो, ये चीज़ भी सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो नेता कहीं का भी हो, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। चाहे वो किसी विद्यालय का है, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन पार्टी का है, कहीं का भी है। नेक्स्ट है प्रभावी विद्यालय जो होते हैं उनमें नेताओं में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जो प्रभावी विद्यालय होते हैं वहाँ के नेताओं में क्या क्या होता है। पहली चीज़ हो गई हमारी ए ऑप्शन हो गया उनका नज़रिया, यानी उनका विज़न। तो ये बात तो करेक्ट है ना। जो इफेक्टिव लीडर होते हैं, यानी जो अच्छे स्कूल के लीडर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, उनका एक नज़रिया होता है बेसिकली कि हमें क्या करना है। जैसे अगर हम बात करें जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें तो होते ही हैं छात्र नेता। तो बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं वो, ताकि वो जो भी छात्र हैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकें, है ना। तो उनका एक विज़न होता है कि मेरे को कौन कौन सी प्रॉब्लम सुधारनी है, क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट है पढ़ाने का जुनून होता है, यानी पैशन फॉर टीचिंग होता है प्रभावी विद्यालय नेताओं के अंदर, ठीक है। तो ये भी चीज़ करेक्ट है कि जो भी टीचिंग है वो अच्छे से चले, उसका भी उनमें जुनून होता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा और बुद्धि होती है, तो ये बात भी करेक्ट है, वरना नेता कैसे बनते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सफल विद्यालयी नेता जो होता है, यानी सक्सेसफुल स्कूल लीडर जो होता है ना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो विद्यालय का नेता है ना
वो ज़्यादा उसका फोकस जा रहा है, ये ज़्यादा बोल रहे हैं टीचर के लिए, ठीक है। यानी किसके लिए बोला जा रहा है, ये किसी अध्यापक के लिए बोला जा रहा है ना, जो प्रभावी विद्यालय नेता बोला जा रहा है। तो जो एक सफल विद्यालय का नेता होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, वो सहयोगात्मक स्कूल संस्कृति का विकास करता है, ये बात तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट है भेदभाव का अभ्यास करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। भेदभाव क्यों दिखाएगा, है ना, लड़का लड़की के बीच में या जात पात का भेदभाव क्यों दिखाएगा वो। नेक्स्ट है निजी ट्यूशन के लिए बच्चों पे दबाव डालता है, तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट है नकारात्मकता फैलाता है, ये बात भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं अभी शिफ्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षक नेता हो सकते हैं, यानी जो शिक्षक नेता है, ठीक है। शिक्षक नेता का मतलब क्या है, अब यहाँ पर वही अध्यापक से मतलब है शिक्षक नेता का, ठीक है। तो जो शिक्षक नेता हैं वो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पाठ्यचर्या विकास करता है, यानी कि जो पाठ्यचर्या का विकास करें, जो आपका करिकुलम है उसका विकास करें। नेक्स्ट है स्कूल सुधार टीम के नेता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट है नए या फिर कम अनुभवी कर्मचारियों के सलाहकार हो सकते हैं, तो बिल्कुल सलाह दे सकते हैं। जो भी नए टीचर आ रहे हैं, जो भी नए कर्मचारी आ रहे हैं, उनको सलाह बिल्कुल दे सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक नेता को, शिक्षक नेता जो है यानी वही अध्यापक, उसको क्या करना चाहिए, तो शिक्षक नेता को स्पष्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी जो स्पष्ट हो, जो एकदम क्लियर हो, उसको जो भी चीज़ बोलनी है कि देखो आने वाले 2 महीने में 3 महीने में हमें बच्चों को यहाँ ले जाना है, तो वो एक क्लियर दृष्टिकोण होना चाहिए, तो ये बात तो करेक्ट है। नकारात्मक फैलानी चाहिए, बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। अशिष्टता दिखानी चाहिए, अशिष्टता का मतलब वही मार पीटना बच्चों को, है ना, डांटना वांटना, तो अशिष्टता दिखानी चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है दूसरों को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन ही हो जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक नेता जो हैं वो शामिल है, शिक्षक नेता जो हैं वो किस चीज़ में शामिल होते हैं। पहला है विशेषज्ञता साझा करते हैं, यानी जो भी उनका एक्सपर्टीज है जिस भी चीज़ में, ठीक है, उसको साझा करते हैं, यानी वो जिस चीज़ में अच्छे हैं, जो चीज़ उनको बहुत अच्छे से आती है, उसको दूसरे लोगों को भी समझा रहे हैं, तो ये बात तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का प्रबंधन करते हैं, यानी जो भी सिलेबस होता है उसको मैनेज करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो ये भी चीज़ करेक्ट है, यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षक नेता दूसरों को कार्रवाई के लिए बुलाते हैं और उन्हें इस उद्देश्य से सक्रिय करते हैं। किस उद्देश्य से सक्रिय करते हैं कि शिक्षण और सीखने में सुधार लेके आइए, ये बात तो करेक्ट है, बिल्कुल बोलेंगे। सहकर्मियों के प्रयासों को जुटाना, यानी जो भी उनके टीचर हैं उनके ग्रुप के, उन सब के प्रयासों को जुटाएंगे, यानी उनको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे प्रयास करने के लिए, ये बात भी करेक्ट है। टीम भावना का निर्माण करेंगे, देखो जब भी कुछ भी करना हो ना लाइफ में, तो आपके साथ वाले जितने भी लोग हैं काम करने वाले, कभी भी उनके अंदर ये भावना बताने दो कि उनका काम नहीं है ये, ठीक है। अगर उनको ये भावना आ गई कि हमारा काम थोड़ी है, हम क्यों इतनी मेहनत करें, तो फिर आपका काम चौपट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ना टीम भावना होनी चाहिए, जब भी कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, तो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग, जितने भी लोग हैं ना, सबके अंदर टीम स्पिरिट जरूर होनी चाहिए, एक टीम भावना जरूर होनी चाहिए कि ये हमारा काम है, हमें इसको अच्छे से करना है। अगर ये भावना सबके अंदर होगी तो उस चीज़ को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और अगर टीम स्पिरिट ही नहीं है, आपने जो भी एक बनाया है 4-5 लोगों की टीम, अगर उसके अंदर टीम स्पिरिट ही नहीं है, सबको ये लगता है इसने शुरू करा है ना, हमें तो पैसे दे रहा है, हमें क्या बिगड़ेगा, अगर ये चीज़ आ गई ना, तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, है ना। तो जो टीम भावना होती है ना, इसका निर्माण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए बोलते हैं जो भी लीडर होता है ना, उसको अपने खुद से छोटे लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि ये काम है मेरा तुम कर दो, हमेशा ये बोलना है देखो हमारा काम है ये, इसको हमें यहाँ तक पहुँचाना, ताकि उनके अंदर ये आए कि हमारा काम है ये। कभी भी ऐसे मत बोलो मेरा काम करना है, हमेशा बोलो हमारा काम करना है ना, उसी से ही आएगी टीम भावना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं और अब हम अपने सारे स्लाइड्स कंप्लीट कर ही लेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक नेता को निभानी होगी भूमिका, यानी जो शिक्षक नेता है उसको कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। एक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यानी एक विजन हो उसको बढ़ावा देना, सारे लोगों को उसके बारे में समझाना कि देखो हमें यहाँ तक पहुँचना है। नेक्स्ट है पहल करना, यानी इनिशिएटिव लेना, तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये।
ऐसे मत सोचो हमसे छोटे लेवल का इंसान है तो हम क्यों जाएं उसके पास, ठीक है। अगर हमें काम निकलवाना है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो पहल करना और बाधाओं को सुलझाना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। शिक्षक नेता को कौन सी वाली भूमिका निभानी होगी, उपरोक्त में से कोई भी, ये ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, है ना। इसीलिए मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले सारे ऑप्शन तो करेक्ट हैं, ये उपरोक्त सभी होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है छात्र नेतृत्व जो होता है उस शब्द का तात्पर्य क्या है। देखो यहाँ पे बात आ रही है छात्र नेतृत्व की, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, जो अध्यापक नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो अध्यापक नेता होता है उसकी बात करी थी हमने अभी तक। अभी यहाँ पे आ गया छात्र नेतृत्व, यानी कोई छात्र अगर नेतृत्व कर रहा है अपनी क्लास का या किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो छात्र नेतृत्व शब्द का तात्पर्य क्या है, छात्रों को आवाज उठाने का अवसर देना, बिल्कुल करेक्ट बात है। निर्णय लेने में भाग लेना, ये भी करेक्ट बात है। और उनके अधिकारों को समझना, ये भी सही बात है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र नेतृत्व छात्रों की क्षमता है, ठीक है। जो छात्र नेतृत्व है वो छात्रों की क्षमता है। कौन सी क्षमता है, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है सीखने के माहौल को प्रभावित करेंगे, ये भी करेक्ट बात है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। यानी जो भी छात्र नेता है बेसिकली वो क्या चाहेगा कि जो भी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, यानी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो और अच्छा पढ़ाया जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, तो बढ़िया चीज़ हो गई। और नेक्स्ट है सीखने का माहौल जो है, यानी जो भी स्कूल है, जो भी क्लास हैं वो बढ़िया सी हों, तो दोनों ही चीज़ करेगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट है नेतृत्व कौशल छात्रों को निपटने में मदद करते हैं, किस चीज़ से निपटने में नेतृत्व कौशल छात्रों को निपटने में मदद करते हैं। जो नेतृत्व कौशल होता है, यानी कि जो लीडरशिप स्किल होती है, वो छात्रों को किस चीज़ से निपटने में मदद करती है, साथियों से, यानी जो पीयर्स होते हैं उनसे। नेक्स्ट है व्यवहारिक समस्याओं से, तो ये भी करेक्ट है। और जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं ये भी करेक्ट है। हर चीज़ से सुलझने के लिए ही तो छात्र नेता बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छात्रों में जो नेतृत्व का गुण होता है वो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम छात्रों में बात करें, अगर कोई छात्र नेता बन रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी वाली चीज़ें होनी चाहिए, ज्ञान और कौशल होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। संप्रेषण होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, यानी कि बातचीत अच्छे से कर सके, है ना। अगर बातचीत अच्छे से नहीं कर पाएगा तो जो भी छात्र हैं जिनकी परेशानी उसको दूर करनी, उनकी परेशानियां कैसे सुनेगा या फिर अपनी बात कैसे समझेगा। तो संप्रेषण भी जरूरी है। और नेक्स्ट है सहयोग भी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कोई जाके बोले मैं छात्र नेता हूँ और कोई इसका सहयोग ही नहीं कर रहा, या फिर वो किसी का भी सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। सबके साथ कोऑपरेशन करना है, सबके साथ सहयोग करना है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है छात्र नेताओं से सीख, ठीक है। छात्र नेताओं से जो स्टूडेंट लीडर होते हैं वो सीखते हैं। अच्छा, जो छात्र नेता होते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। क्या क्या सीखते हैं, लक्ष्य स्थापित करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। और अपने साथियों को निर्देश देना, ये भी करेक्ट बात है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखो बेसिकली ना, वैसे भी जितने भी नेता आप लोगों ने देखे होंगे, अभी जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, वो सबसे पहले ना किसी स्कूल में ही बनते हैं छात्र नेता, फिर किसी यूनिवर्सिटी में भी जाके बनते हैं, तब जाके वो बड़े बड़े नेता बन पाते हैं, है ना। और वो जब भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में छात्र नेता होते हैं ना, वो तभी ये वाली सारी की सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। इसीलिए तो आने वाले टाइम में इतने बड़े नेता बन जाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से संभाल भी रहे होते हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो छात्र नेता हैं ऐसे कौशल विकसित करते हैं जैसे, यानी जो स्टूडेंट लीडर हैं वो डेवलप करते हैं स्किल्स। कैसे डेवलप करते हैं स्किल्स, कौन कौन सी, योजना बनाना बिल्कुल करेक्ट है, निर्णय लेना बिल्कुल करेक्ट है, टीम के साथी के रूप में कार्य करना ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कि जो एक टीम बनाई है उसमें सबको साथ लेकर के कैसे चलना है, ठीक है। यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट।
तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाई करना तो आप बाई कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुशासन का शाब्दिक अर्थ प्राय अंग्रेजी के शब्द से बना है, अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। सेकंड जो है इसका क्या है, बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। और जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है डिसिप्लस जो है इसका मतलब क्या है, तो डिसिप्लस का मतलब है शिष्य। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डिसिपल शब्द होता है लैटिन भाषा के डिसिप्लस का अर्थ क्या होता है, डिसिप्लस का मतलब होता है प्यूपिल, ठीक है। डिसिपल या फिर प्यूपिल, है ना, या फिर प्यूपिल। चलो ऊपर मैं कर दूंगी, डिसिपल भी कर दूंगी प्यूपिल की जगह, तो डिसिपल हो या प्यूपिल हो मतलब शिष्य जो है बेसिकली आपको वो पढ़ लेना है क्या होता है, ठीक। चलिए, है ना। नेक्स्ट शिष्य शब्द जो है यानी कि जो डिसिपल शब्द है या जो प्यूपिल डिसिपल शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, प्यूपिल होता है, यानी कि छात्र या फिर शिष्य होता है ना। डिसिपल या फिर प्यूपिल जो है वो एक ही चीज़ है ना। और डिसिप्लिन जो है वो यहीं से ही निकल के आया है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन शब्द जो है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है नियंत्रण करना। बिल्कुल सही बात है ना, हिंदी में बात करें तो नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नियमन अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का रेगुलेशन करना, तो ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट है संयम और विनय बनाना यानी रेस्टोरेंट और मोडेस्टी यानी कि ये भी बनाना। और हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुशासन का अर्थ उचित तथा अनुचित की चेतना को विकसित करना है, ठीक है। उचित और अनुचित वाली बात यानी राइट और रॉन्ग कॉन्शियसनेस के बारे में बात किसने करी थी, तो किसने करी थी यहाँ पर। चलिए जल्दी से आंसर देंगे आप लोग या मैं दूं। चलिए हाँ जी, 5th का तो हो गया, फिर पता नहीं अभी ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता, है ना। 6th क्वेश्चन है शायद, ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। और 6th क्वेश्चन जो है, हाँ जी बिल्कुल रविकांत, जो हमारा बी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे
करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, किसने कहा है अनुशासन में किसी भी आवेगों और विनिमय की शक्ति को प्रस्तुत करना या शामिल करना है जो अराजकता को जन्म देता है, यानी कि रेगुलेशन करना पावर का, है ना, पावर का कंट्रोल करना या पावर का रेगुलेशन करना, ये दोनों चीजें किसने बोली थी, टीपी नन ने बोली थी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करती है। शक्तियों को नियंत्रण में रखना यानी शक्तियों को कंट्रोल में रखना, ठीक है, पावर्स को कंट्रोल में रखना। किसने बोला है ये कंट्रोल वाली बात, किसने बोली है, टीपी नन ने बोली है ना, पावर को कंट्रोल में करने की। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अनुशासन का तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था, नियम एवं मापदंड तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता की स्थापना है, ऐसा किसने बोला है, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था वाली बात जो है वो किसने बोली है, ठीक है। तो कानून और व्यवस्था वाली बात जो है, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात ही याद करवाई थी ना हमने, हाँ, लॉ ऑर्डर और नियम और मापदंड, ये 4 चीजें याद करवाई थी, है ना, यानी लॉ ऑर्डर और रूल और नॉर्म्स, ये 4 चीजें वाली बात याद करवाई थी। किसने बोला था, ब्लैक ने बोला था। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, अपने सबसे आधुनिक और समावेशी अर्थ में अनुशासन का अर्थ है एक लोकतांत्रिक समाज में लड़कों और लड़कियों को तैयार करना, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाज में लड़के लड़कियों को तैयार करना, ये किसने बोला था, ठीक है, यानी बॉयज और गर्ल्स को प्रिपेयर करना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, ये किसने बोला था, तो ये बोला था मुलर ने। हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। हाँ जी बिल्कुल पूजा, ब्लैक। चलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को मैं समझाती हूँ और तुरंत MCQs करवाती हूँ और आपको याद रहते हैं, है ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अब इसके बाद में क्या होगा, आपको एक बार बस रिवाइज करने की ज़रूरत है और पेपर दे आओ, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्कूल अनुशासन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, 2 मुख्य उद्देश्य हैं, है ना। अब 2 मुख्य उद्देश्य आ जाते हैं, बाकी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मेन ऑब्जेक्टिव की बात आ जाती है। किसने बोला था, ये गस्टर्ड ने बोला था। ए ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्यवहार को कैसे नियंत्रण करें और कैसे उसको मॉडिफाई करें यानी संशोधित करें, इससे पहले कि एक बड़ा मुद्दा बन जाए इस चीज़ का, ठीक है। तो टीचरों को स्टूडेंट जो हैं उनको ये चीज़ सीखने में मदद करनी होगी, है ना। ये किसने बोला था, ये बोला था मायर ने। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, अनुशासन का उद्देश्य विनियमित करना है, ठीक है। अनुशासन जो है उसका उद्देश्य क्या विनियमित करना यानी क्या रेगुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है हानिकारक व्यवहार और दृष्टिकोण को, तो ये बात तो करेक्ट है ना। अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हानिकारक व्यवहार है या अगर किसी का एटीट्यूड गलत है तो उसको सही करना, है ना। मेहनती छात्र को विनियमित करना, मेहनती छात्र को रेगुलेट करना नहीं, बिल्कुल नहीं। परीक्षा पैटर्न को रेगुलेट करना नहीं, खेल गतिविधियों को रेगुलेट करना नहीं। किसको रेगुलेट करना, हानिकारक व्यवहार और हानिकारक दृष्टिकोण को, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अनुशासन जो है उसका महत्व है, अनुशासन का महत्व क्या है। पहला है विद्यालय के अच्छे संबंधों की स्थापना में, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, अच्छे रिलेशन बने रहें हर किसी के बीच में, जितने भी लोग हैं स्कूल के अंदर, यही एक इम्पोर्टेंस होती है डिसिप्लिन की। नेक्स्ट है उत्तम चरित्र निर्माण में, यानी जो भी बच्चे हैं उनमें एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो, ये चीज़ भी करेक्ट है। नेक्स्ट है उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देने में, यानी जो भी अच्छा व्यवहार है उसको प्रोत्साहित करने में, उसको एनकरेजमेंट देने में बच्चे को, ठीक है, जिसका भी उचित व्यवहार है। तो यानी सारे के सारी बातें हैं सही, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन सरल कक्षा नियमों को लागू करना है जो कि मदद करते हैं, जो किस में मदद करते हैं, सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और व्यवधान कम करने में, यानी कि जो भी डिसरप्शंस होते हैं, जो भी बीच में रोधक तत्व आते हैं उनको कम करने में, ये चीज़ भी करेक्ट है, यानी ए और बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अवांछित व्यवहारों को सुधारने के लिए दंड का उपयोग करके दूसरों के नियमों या मानदंडों का पालन करना सिखाने की प्रथा को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली है क्या, अवांछित व्यवहार। अवांछित व्यवहार क्या होता है, जो गलत व्यवहार होता है। ठीक है, अनवांटेड बिहेवियर। तो जो अवांछित व्यवहार है उसको सुधारने के लिए दंड का उपयोग करके दूसरों के नियमों या मानदंडों का पालन करना, ठीक है, इसको सिखाने की प्रथा को क्या बोला जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि प्राचीन समय में या फिर अभी पुराने टाइम में ही दंड दे करके बच्चों को सिखाई जाती थी चीज़, यानी कुछ भी गलत किया है चांटे लगाओ चार, है ना, खींच के, ताकि अगले टाइम करे ही ना वो गलत चीज़। तो ये भी क्या था, उनको डिसिप्लिन सिखाना ही था, यानी कि अनुशासन सिखाना ही था। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन का उपयोग करता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए अनुशासन का उपयोग करता रहता है, ताकि रूटीन जो है वो मेंटेन रहे, दिनचर्या बनी रहती है। इससे बिल्कुल करेक्ट बात है, स्टूडेंट जो है वो सुरक्षित रहते हैं, ये भी करेक्ट बात है। अगर अनुशासन होगा तो जिस बच्चे का या जिस टीचर का वो जो भी काम है वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा। बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्कूल अनुशासन एक प्रणाली है। जो स्कूल अनुशासन है वो प्रणाली है, किस चीज़ की प्रणाली है, नियम की, पनिशमेंट की और बिहेवियर चेंजेस की। तो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें करेक्ट है। हालांकि अब दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन पहले तो दिया जाता था। नियम सिखाए जाते हैं बच्चे को, दंड दे करके भी सिखाए जाते हैं और व्यवहार परिवर्तन करा जाता है ना, बिहेवियर चेंजेस, यानी कि जो भी उनके व्यवहार गलत हैं, जो भी व्यवहार की वजह से वो फंस सकते हैं आगे, है ना, उन व्यवहार में उनके संशोधन करना है, उनको परिवर्तित करना है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता के आधार पर कितने अनुशासनों को स्पष्ट किया गया है। अगर हम सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो अनुशासन जो है उसको किसने स्पष्ट किया है, तो कैरोल, बर्नसन और फिलिप्स, इन तीनों ने किया है कल्चरल डाइवर्सिटी के अनुसार या फिर के बेसिस पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, यानी शिक्षक का जो भी उद्देश्य है, जैसे उसका उद्देश्य है कि मेरे को मेरे सब्जेक्ट में सारे बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो वो ये वाला जो उद्देश्य है उसका, वो कैसे उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, जब वह छात्रों को अनुशासित रखे। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है वह शिक्षण में विशेषज्ञ हो, यानी कि जो भी उसका टीचिंग है उसमें वो एक्सपर्टीज हो, ठीक है, तो ये भी चीज़ सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है वह कक्षा में कभी देर नहीं करता, यानी स्कूल में कक्षा में लेट नहीं जाता। तो जो समय पे जाना है ना कक्षा में, वो भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सिद्धांत नहीं है, अनुशासन का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है। हमने पढ़े थे अभी जितने भी वो थे मतलब टाइप्स थे, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। बाल विकास का सिद्धांत जो है ये डिसिप्लिन का कोई सिद्धांत नहीं था। बाकी इम्पार्शियलिटी का यानी इक्वेलिटी का सिद्धांत था, इम्पार्शियलिटी का भी बोल सकते हैं इसको, इक्वेलिटी का सिद्धांत भी बोल सकते हैं ना, कि सबके बीच में इक्वेलिटी रहे, यानी किसी में पक्षपात नहीं करनी है ना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट का सिद्धांत, ये भी था, और न्याय का सिद्धांत ये भी था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है हमारा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यह पूछा है कि कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुशासन का उद्देश्य कुछ हानिकारक व्यवहार और दृष्टिकोण को विनियमित करना है, इसके विरुद्ध हो सकते हैं, इसके विरुद्ध क्या हो सकते हैं। अनुशासन का उद्देश्य क्या है, हानिकारक व्यवहार या फिर दृष्टिकोण जो है हानिकारक, उसको विनियमित करना है, यानी उसको बेसिकली कंट्रोल या रेगुलेट करना है। इसके विरुद्ध हो सकते हैं, इसके विरुद्ध क्या हो सकते हैं, स्कूल नीतियां हो सकती हैं, यानी स्कूल की पॉलिसीज हो सकती हैं, या एजुकेशनल नॉर्म्स हो सकते हैं, शैक्षिक मानदंड हो सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना। जैसे कि अगर हमने जो भी जिसका भी हानिकारक व्यवहार या हानिकारक दृष्टिकोण है ना, तो वो स्कूल की नीतियों को भी नुकसान पहुंचाएगा और शैक्षिक मानदंडों को भी, यानी ए और बी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक रणनीतियां प्रोत्साहित करती हैं, किसको प्रोत्साहित करती हैं,
तो किसको प्रोत्साहित करती हैं ये, किसको या फिर एनकरेज करती हैं, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है यानी जिम्मेदार बिहेवियर होता है उसको, ठीक है। जो भी हम रणनीति बनाते हैं यानी जो भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं डिसिप्लिन के लिए, वो किसको प्रोत्साहित करेंगी, जिम्मेदार व्यवहार को, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। जो भी हानिकारक बिहेवियर था बच्चे का, ठीक है, उसको ये क्या करेंगे, जिम्मेदार व्यवहार में कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए तो हम डिसिप्लिन करवाते हैं बच्चों को, है ना। जो अनियंत्रित व्यवहार होता है उसको एनकरेज करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसकी क्यों प्रेज करेंगे, उसकी क्यों तारीफ करेंगे, है ना। जो भी विघटनकारी प्रवृत्ति होती है उसको, उसकी क्यों तारीफ करेंगे, विनाश की क्यों तारीफ करेंगे, ठीक है। जिम्मेदार व्यवहार जो है उसको एनकरेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन व्यक्ति को ज्ञान, आदतें, रुचियां और आदर्श प्राप्त करने में मदद करता है जो उसकी भलाई को बढ़ावा देता है, जो उसकी भलाई को बढ़ावा देता है, ठीक है। डिसिप्लिन हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एक्वायर नॉलेज, हैबिट, इंटरेस्ट एंड आइडियाज विच प्रमोट वेलबींग ऑफ, यानी कि जो किस चीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है, किस चीज़ को प्रमोट करेगा, हिमसेल्फ को, यानी कि उसको खुद को, तो खुद को भी प्रमोट करेगा। यानी कि जब भी हम डिसिप्लिन के थ्रू, जब भी कोई भी बच्चा जो है नॉलेज एक्वायर कर रहा है, अच्छी आदतें एक्वायर कर रहा है, अच्छे इंटरेस्ट और अच्छे आइडियाज़, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसको खुद को बढ़िया लगेगा, है ना। तो खुद को भी और उसके जो फेलोज हैं उनको भी प्रमोट करेगा और जो सोसाइटी है उसको भी, ठीक है। यानी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, एक अच्छी कक्षा में बैठने की व्यवस्था कक्षा प्रबंधन का सबसे सस्ता रूप है, यह मुफ्त में अनुशासन है, ऐसा किसने कहा था, है ना। अब देखो ये आपको कहाँ से आ जाएगा, फ्री वाला है ना। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, इट इज डिसिप्लिन फॉर फ्री। और फ्री वाला किसने बोला था, फ्री वाला बोला था फ्रेड ने, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है फ्रेड जोन्स, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है, इनमें से कौन सा अनुशासन का प्रकार है। ये जितने भी हैं, रिप्रेसिव डिसिप्लिन या फिर लिबरेटिंग डिसिप्लिन या इफेक्टिव डिसिप्लिन, तीनों हमने पढ़े थे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, यानी जो आइडियलिज्म है वो कौन से वाले अनुशासन का समर्थन करेगा, तो ये करेगा इफेक्टिव का, ठीक है। अब देखो आइडियलिज्म है ना, आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली आइडियलिज्म का मतलब होता है कि जो भी बढ़िया लोग हैं बेसिकली, वो जो भी चीज़ें बोल रहे होते हैं हम उसको मानते हैं, है ना। यही तो आइडियलिज्म में पढ़ा था, ये तो आदर्शवाद में पढ़ा था आपने, शायद 301 का ही फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट था जिसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे, है ना। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, है ना। तो आइडियलिज्म का मतलब तो यही होता है ना कि जो भी लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो पुराने हैं, उनके जीवन से जो हम सीख रहे हैं या जो वो हमें बताते हैं हम उसी को ही मान लेते हैं, तो आइडियलिज्म होता है ना। तो और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिप्रेसिव का मतलब तो दंड देना है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। दंड देने में थोड़ी हम बड़े लोगों की बातें मान रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उनका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमें ऐसे लगता है जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो रिप्रेसिव में तो दंड देते हैं, है ना। इसमें तो बच्चा अपने आप से नहीं करता सारी चीज़ें। अगर हम इसकी मुक्तयात्मक की बात करें, इमेंसिपेटरी की बात करें या मुक्तयात्मक जो था इसकी बात अगर हम करें, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो करना चाह रहा है वो फ्री रहता है कुछ भी करने के लिए, है ना। तो ये भी नहीं होगा और ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे ऑलरेडी करेक्ट वो हो गए है ना। अब यहाँ पर अगर हम इफेक्टिव को देखेंगे ना, तो इफेक्टिव जो हमने पढ़ा था, इफेक्टिव डिसिप्लिन जो पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, ये हम बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बताते हैं कि देखो उन्होंने ये क्यों किया था, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाए थे, वो ये अच्छे काम करते थे, ये अच्छे काम करते थे, तो उनका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर और वो भी फिर डिसिप्लिन सीख जाता है, यानी सारी की सारी अच्छी आदतें सीख जाता है ना। यही तो मीनिंग था इफेक्टिव का। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बा होगा वैसे ये, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है, यानी जो प्राकृतिक परिणाम हैं उनके द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है। तो जो स्पेंसर हैं वो करते हैं इसका समर्थन। नेक्स्ट है, निवारक अनुशासन राजनीतियाँ बनाते हैं, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन होता है ना। प्रिवेंटिव का मतलब क्या समझाया था, बच्चे को गलती करने से पहले ही बता देना है कि बेटा ये चीज़ें गलत होती हैं, इनको नहीं करना है, वो होता है प्रिवेंटेटिव डिसिप्लिन, है ना। तो जो निवारक अनुशासन रणनीतियाँ हैं वो क्या बनाते हैं, वो क्या बनाएंगे,
डिसरप्टिव टेंडेंसीज बनाएंगे, यानी बेहटनकारी प्रवृत्ति बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भैया, ये तो बढ़िया चीज़ें बनाएंगे ना, अगर हमने बच्चे को सारी गलत चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया है और पहले ही बच्चे से बोल दिया कि ये गलत चीज़ें हैं, इनको नहीं करना है ना, तो इससे तो बच्चा बढ़िया बनेगा ना, बेहटनकारी क्यों बनेगा, ठीक है। और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण उसका क्यों बनेगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही बता दिया है कि किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव जो है वो गलत बात होती है ना, तो भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण उसका नहीं बनेगा, ना ही वो समाज के विभाजन में बिलीव करेगा, है ना। वो क्या करेगा, सुरक्षित कक्षा वातावरण बनेगा इससे, अगर हमने जितने भी बच्चे हैं उनको गलत चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब कोई छात्र सहायक अनुशासन के बार प्रयास के बाद भी अपने व्यवहार को पुनर्निर्देशित करने में विफल रहता है तो एक शिक्षक निम्नलिखित विकल्प चुन सकता है, ठीक है। जो टीचर है वो कौन सा वाला जो बेसिकली वो है उसको चुन सकता है ना। जैसे जब कोई भी छात्र सहायक अनुशासन के बार प्रयास के बाद भी अपने व्यवहार को पुनर्निर्देशित करने में विफल रहता है ना, यानी कि बार गलतियां कर रहा है, उसको सिखाई जा रही हैं चीज़ें फिर भी नहीं कर रहा है ना, तो हम कौन सा करेंगे, करेक्टिव डिसिप्लिन चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे करेक्टिव और प्रिवेंटिव में मतलब आपको पता ही था, प्रिवेंटिव हमने गलत होने से बचा देना है पहले ही, और करेक्टिव का मतलब कि वो कर रहा है चीज़ें गलत और हमें बाद में उसको सारी की सारी चीज़ों को करेक्ट करवाना है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही ही है कि वो बार प्रयास से भी गलत चीज़ें कर रहा है और वो जो सही व्यवहार है उसको करने में असफल रह रहा है, यानी विफल रह रहा है, तो हम कौन सा अनुशासन वो करेंगे, चूज करेंगे, सुधारात्मक, यानी कि करेक्टिव डिसिप्लिन को, ठीक। कि अनुशासन शिक्षण की प्रमुख प्रविधियां जो हैं वो कितनी हैं, ठीक है, कितने तरीकों से हम बच्चे को या कितने तरीकों से हम बच्चे को सिखा सकते हैं अनुशासन को, ठीक है। तो कितनी प्रविधियां हैं, चलिए बिल्कुल करेक्ट बताया है सभी ने, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है, यानी अनुशासन जो सिखाते हैं उसकी प्रविधि कौन कौन सी हैं, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहली है सत्तावादी, दूसरी है अनुमति बोधक और तीसरी है प्रजातंत्रात्मक, ठीक है। कौन कौन सी हैं अनुशासन सिखाने की प्रविधियां, नेक्स्ट का आप लोग बता रहे हो डी ऑप्शन हो जाएगा, द ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। 3 प्रविधियां हैं और तीनों यही ही हैं, सत्तावादी, अनुमति बोधक एंड प्रजातंत्रात्मक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्तावादी अनुशासन से क्या तात्पर्य, यानी जो सत्तावादी अनुशासन होता है, जो ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य है। बच्चे को दंड और सख्ती के साथ सिखाते हैं, या बच्चे को स्वतंत्रता के साथ सिखाते हैं, या प्रजातांत्रिक तरीके से सिखाते हैं, या फिर इन सभी तरीकों से सिखाते हैं सत्तावादी अनुशासन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए जल्दी से अच्छे से सोच के बताइए, सत्तावादी अनुशासन क्या होता था, ठीक है। तीनों होते थे, सत्तावादी होता था एक होता था प्रजातंत्रात्मक और एक होता था तीसरा जिसमें हम वो देते थे, क्या बोलते थे उसको, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, है ना। परमिसिव या परमिसिव भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट या फिर परमिसिव, है ना। ये 3 तरह का होता था। ये 3 तरीके का होता था, है ना। 3 तरीकों में होता क्या था बेसिकली, सोच के बताइएगा क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सख्ती, है ना। जो सत्तावादी होता है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को दंड दे करके, बच्चे को पनिशमेंट दे करके, बच्चे को मार के, पीट के, डांट टपट के इस तरीके से सिखाना होता है। स्वतंत्र वाले में तो स्वतंत्र रहने देते हैं ना बच्चे को, कि अपने आप ही सीख जाएगा एक दिन, है ना। और स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट होता है ये, तो इसमें तो हम बच्चे के साथ कुछ करते ही नहीं है। प्रजातांत्रिक तरीके में क्या करते हैं, हाँ दंड कम देते हैं और बच्चे को जो पुरस्कार हैं, जो रिवॉर्ड हैं वो ज़्यादा देते हैं, बच्चे की तारीफें ज़्यादा करते हैं प्रजातांत्रिक में, है ना। ये दोनों तो तरीके ही हैं, तो कैसे हो जाएंगे इसके साथ। चलिए तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, दंड एवं शक्ति किस प्रविधि का उदाहरण है, तो देखो दंड और शक्ति यहाँ पे आ गया है, तो किसका है ये, सत्तावादी प्रविधि का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वही तो उपयुक्त सभी लिख रहा है, तो जरूरी थोड़ी उपयुक्त सभी ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, सत्तावादी प्रविधि बालकों के लिए किस अनुशासन को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। जो सत्तावादी प्रविधि होती है, यानी कि जो ऑथोरिटेरियन होती है जिसमें हम दंड देते हैं, वो किस अनुशासन को प्रोत्साहित करती है, नियंत्रित को या प्रजातांत्रिक को या स्वतंत्र को या अनुमति को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये तीनों तो होंगे नहीं बिल्कुल भी, तो टाइप ही हैं, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है। परमिसिव और जो इंडिपेंडेंट होता है ये तो एक ही टाइप है ना।
यहाँ पे देखेंगे ना हम कंट्रोल, यानी बच्चे को कंट्रोल किया जाता है बेसिकली, यानी उसकी खुद के ऊपर कोई भी वो नहीं है, जोर नहीं है, हम उसको बच्चे को कंट्रोल कर देते हैं मार के पीट के डांट डपट करके, ठीक है, हमें बच्चे को कंट्रोल करना होता है। तो सत्तावादी में क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे बच्चे को। नेक्स्ट है आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, ठीक है, जो आदर्शवाद होता है वो कौन से वाले अनुशासन का समर्थन करता है। देखो अब हम यहाँ पर देखें ना, आदर्शवाद का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा शायद 301 के 3rd यूनिट में भी था, है ना, किसी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। आदर्शवाद का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हम बच्चे को, जो बढ़िया बढ़िया आदमी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनकी बातें सिखाते हैं, उनका प्रभाव डलवाते हैं बच्चों पे, है ना। तो हम इसमें क्या करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया लोगों की बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाओ, जिससे कि बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े, उनका इफेक्ट पड़े बच्चे के ऊपर, और वो भी वही चीजें करना स्टार्ट कर दे, है ना। तो आदर्शवाद जो है किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करेगा, प्रभाववादी का, ठीक है, किसका, जो इफेक्टिव या फिर इम्प्रेशनिस्टिक होता है, ठीक है, यानी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े, बच्चे के ऊपर इम्प्रेशन पड़े जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका, जिसकी वजह से वो भी वैसा अच्छा बनने की कोशिश करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से अनुशासन का समर्थन किसने किया है। अगर हम प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से अनुशासन का समर्थन किसने किया है, यानी कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, जो डिसिप्लिन हो, है ना, कि बच्चे की जैसी स्थिति होगी उस स्थिति में क्या करना है ये बच्चा खुद ही सीख जाएगा। इस चीज़ का समर्थन किसने किया है, स्पेंसर ने किया है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, इस प्रविधि में पुरस्कार का प्रयोग अधिक और दंड का प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा ऐसी प्रविधि है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें पुरस्कार बच्चे को ज़्यादा देंगे, दंड उसको कम देंगे, तो कौन सा होता है, ये प्रजातंत्रात्मक होता है। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है कि सकारात्मक अनुशासन इस विचार पर आधारित है कि बच्चे यह जाने बिना पैदा होते हैं कि हम उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि किसने बोला है, सकारात्मक अनुशासन जो है वो इस विचार पर आधारित है, ठीक है, कि बच्चे यह जाने बिना पैदा होते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, यानी कि माता पिता या फिर टीचर या फिर समाज उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या अपेक्षा कर रहा है, बच्चों को ये पता ही नहीं है, है ना। जब हम उनको समझाएंगे तब तो समझ आएगा। तो कौन बोलता है इस बात को, दुरंत बोलता है ना, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है। अब देखो सकारात्मक साधन की बात हो रही है, यानी जिससे बच्चा जो है उसको बढ़िया लगे, है ना। तो बढ़िया बच्चे को किस चीज से लगेगा, सजा से लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। परहेज, अवॉइडेंस से लगेगा, यानी अगर बच्चे को अवॉइड कर रहे हैं तो क्या उसको अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर बच्चे की आलोचना करें उसको अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कब अच्छा लगेगा, जब उसको दिया जाएगा इनाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पुरस्कार एवं स्व अनुशासन स्थापना के कौन से संसाधन हैं। अगर हम पुरस्कार और स्व अनुशासन की बात करते हैं तो, है ना, तो पुरस्कार अगर हम बच्चे को दे रहे हैं और उसको स्व अनुशासन सिखा रहे हैं, यानी वो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाए, ये चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ये किसके संसाधन हो जाएंगे, सकारात्मक है, यानी बच्चे को ये चीज़ें बढ़िया लग रही हैं। नेक्स्ट है, अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। स्वशासन आता है, या विद्यालय के नियम और परंपराएं आती हैं, या फिर पारस्परिक सहयोग आता है, ठीक है। सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं, स्व अनुशासन, यानी जो बच्चा है वो अपने आप खुद से ही अपना वो कर रहा है, मतलब खुद से ही अपना अनुशासन बनाए रख रहा है, विद्यालय के नियम और परंपराओं को बनाए रख रहा है, तो ये भी सकारात्मक है। और पारस्परिक सहयोग कर रहा है, यानी जो भी बच्चे हैं या टीचर हैं उनके साथ में वो कॉपरेशन कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो ये भी बात करेक्ट है, यानी उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुशासन स्थापना के सकारात्मक संसाधन है। सकारात्मक संसाधन कौन कौन से हैं, पुरस्कार तो है ही है, ठीक है, ये तो सकारात्मक ही है, पुरस्कार देंगे बच्चे को बढ़िया लगेगा। स्व अनुशासन भी है, यानी बच्चे को खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन होना सिखाओ, खुद से ही उसको अनुशासन सिखाओ। और नैतिक शिक्षा के थ्रू हम उसको अनुशासन सिखा रहे हैं, यानी कि उसको मोरल स्टोरीज सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रभाव पड़े अच्छा, ठीक है। तो यानी ये सारे के सारे सकारात्मक साधन हैं, क्योंकि इनसे बच्चा परेशान नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, इनसे बच्चा
ठीक है, अच्छा है ना। नेक्स्ट है, विद्यालय में सकारात्मक माहौल के लिए आवश्यक कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में कौन कौन से हो जाएंगे, फेथ हो जाएगा यानी विश्वास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। बच्चे के ऊपर अगर विश्वास है तो बच्चे को अंदर से आएगा कि सब लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मुझे गलत चीज़ें नहीं करनी है। सम्मान अगर बच्चे को का कर रहे हैं बाकी उसके क्लासमेट्स तो भी बच्चे के अंदर गलत प्रवृत्तियां नहीं आएंगी। और अगर विद्यालय का नवीनीकरण है यानी रिनोवेशन हो रहा है स्कूल का, तो भी बच्चा जो है वो खुश ही होगा कि बढ़िया बन रहा है हमारा कॉलेज, है ना। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में स्व अनुशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य है। ठीक है, अगर हमें बच्चे को स्व अनुशासन सिखाना है यानी उसके अंदर खुद से ही अनुशासन आए, तो उसके लिए हम उसको कौन कौन से कार्य दे सकते हैं, प्रयोगशाला संबंधी कार्य। ठीक है, अब प्रयोगशाला जो होती है वो बेसिकली प्रैक्टिकल जहाँ पर करते हैं वो प्रैक्टिकल लैब को बोलते हैं प्रयोगशाला। अगर आपको प्रयोगशाला वैसे पता होगा, अगर नहीं पता हो तो प्रैक्टिकल लैब को बोलते हैं। ठीक है, शायद इधर लिख भी रहा होगा, हाँ, लेबोरेटरी रिलेटेड केयर। ठीक है, यानी जो भी प्रैक्टिकल लैब है वहाँ पर हमें उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे, अगर हम उनके रख रखाव के लिए बच्चे को दे रहे हैं तो उसको बढ़िया लगेगा, है ना, कि उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो उसको खुद से लगेगा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सारे काम अच्छे से करने हैं। अनुशासन संबंधी कार्य अगर हम बच्चे को ही दे दें, ठीक है, जैसे एक मैं बात बताती हूँ, मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी, है ना, वैसे आपको लगता नहीं होगा पर हाँ ठीक है, तो मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी। अब वहाँ पे ना फ्रेशर्स पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, यानी फ्रेशर पार्टी हो रही थी। तो जिस टाइम पे मैं पढ़ाती थी, चलिए बच्चे देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पर जिस टाइम पे वो फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी उस टाइम पे सेकेंड ईयर का एक क्लास था। वो ना बहुत ही ज़्यादा वैसे टाइप के नहीं होते बच्चे जिनको मतलब पढ़ने लिखने से वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, थोड़े से अमीर ख़ानदानों के बच्चे, वैसे टाइप के बच्चे ज़्यादा थे वहाँ पर। तो क्या करा गया, फिर ये देखा गया कि सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा नालायक हैं, ये तो पूरा फ्रेशर पार्टी को ना बर्बाद करके रख देंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या किया गया, ये निर्णय लिया गया कि जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि जो पूरी फ्रेशर पार्टी है ना वो अच्छे से जानी चाहिए, कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, उनको बुलाया गया और उनको ना इस तरीके से समझाया गया कि बेटा देखो आप हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगते हो, आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लगते हो। जो वो 10-12 लड़के थे उनको बेसिकली बुलाया गया और उनको ही ये बोला गया कि आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए फ्रेशर पार्टी में, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बच्चा, कोई शोर और कोई ये वो लड़ाई दंगे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, है ना। अब उन 10-12 लड़कों पे जिम्मेदारी दे दी गई ठीक है, अब क्या हुआ, वो 10-12 ने अपने आप ही पूरी की पूरी स्ट्रेटजी भी बना ली। वो बहुत मतलब बड़े खुश थे और ये अच्छी चीज़ है, मतलब मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि बच्चों में कमी नहीं होती है ना, वो बेचारे वैसे ही बच्चों का दिल साफ़ होता है ना। तो अगर हमें उनसे कुछ अच्छे काम करवाने हैं तो हमें उनके साथ अच्छा रहना पड़ेगा, अगर हम ही उनके साथ गलत रहे तो ऑब्वियसली बच्चे हमारे साथ भी गलत ही रहेंगे, है ना। तो फिर वो बच्चे जो थे ना 10-12, उन्होंने इतनी अच्छी तरह खुद ही स्ट्रेटजी बनाई कि 2 लोग वहाँ पे खड़े होंगे, 2 लोग वहाँ पे खड़े होंगे, अपने उन्होंने काम भी डिवाइड कर लिए खुद ने ही, कोई टीचर ने कोई हेल्प नहीं करी, कुछ नहीं करा, बच्चों ने सारा कुछ अपने आप कर लिया। और सब लोग इतने एकदम ऐसे शॉक्ड हो गए थे कि बच्चों ने कितने अच्छे से, और उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज कर दी। इवन बार-बार आते थे, पूछते थे टीचर्स को कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, खुद से ही, और बहुत अच्छे से वो फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, तो बहुत बढ़िया गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, अनुशासन संबंधी कार्य दे दो बच्चों को। ठीक है, अब उनको आप अनुशासन संबंधी कार्य दोगे ना कि बेटा देखो अनुशासन बना रहना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चे खुद को उनको ये लगेगा कि हमारी जिम्मेदारी है अनुशासन को सही करना, तो वो खुद अनुशासनहीनता कैसे करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वागत संबंधी कार्य, यानी लोगों के स्वागत से संबंधी कार्य उन्हें दे दो तो वो लोगों की बेइज्जती कैसे करेंगे फिर। ठीक है, तो यानी उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, अगर छात्रों में अनुशासन बनाए रखना है तो क्या करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे। देखो प्रश्न पूछोगे तो बच्चा इरिटेट भी हो सकता है ना, बार बार प्रश्न पूछते जा रहे हो। नेक्स्ट है छात्रों के शोर करने से रोकेंगे, है ना, जितना बच्चों को रोकोगे उतना बच्चे शोर मचाएंगे, ये चीज़ मैंने भी सीखी है ना। जितना क्लास में जाके आप अपनी वो दिखाओगे ना, डिक्टेटरशिप दिखाओगे कि मेरी क्लास में बात नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं ये चाहती या मैं ये चाहता कि है ना एकदम शांत रहने चाहिए बच्चे और ब्लैक बोर्ड पे देखने चाहिए, अगर ऐसे डिक्टेटरशिप दिखाओगे ना 2 दिन भी क्लास में नहीं टिक पाओगे, है ना, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो आपको आपकी औकात दिखा देंगे भाई ठीक है, तो शोर करने से रोकना है बच्चों को, ये तो मत ही करो। छोटे छोटे बच्चों के साथ हम कर भी सकते हैं, बड़े बच्चों के साथ तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना।
कि उनको शोर करने से रोको कि शोर क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, बच्चे आपको ही परेशान कर डालेंगे भाई। नेक्स्ट है छात्रों से नियमों का पालन कराएंगे, है ना। तो ये हमें ऐसे करके तो नहीं करवाने हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारा ये काम है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। बच्चों से जो भी करवाना है प्यार से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ये चीज़ करेक्ट है जो हमने ऊपर भी देखी है कि प्रयोगशाला संबंधी देखभाल या अनुशासन संबंधी कार्य या फिर स्वागत संबंधी कार्य, ये सारे के सारे क्या है, उत्तरदायित्व ही तो है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, जिम्मेदारी दे दो। जब उनको खुद लगेगा ना मेरी जिम्मेदारी सारी चीज़ें ठीक करना, तो वो कुछ भी चीज़ गलत क्यों करेंगे भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर हमारा द ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि, ठीक है, अगर कोई क्लास है जिसके आप टीचर हो और वहाँ की जो कक्षा है यानी वहाँ के जो बच्चे हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे तब? बच्चों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, यानी बच्चों से बोलेंगे बच्चों प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ की टीचर हूँ, है ना, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट कर लीजिए। ऐसे तो नहीं बनने वाला काम, ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट है बच्चों को दंड का भय दिखाएंगे। तो ये चीज़ तो वैसे भी गलत ही है ना। यहाँ पर तो हम वैसे भी बीएड में जब भी हम पढ़ते हैं तब तो हम वैसे भी ये बोलते हैं कि बच्चों को हमेशा ये सोचना है वो भगवान है, उनको ऐसी कोई चीज़ तो वैसे भी नहीं करनी है जो उनको बुरी लगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करेंगे। ये चीज़ सही है कि जो अन्य टीचर हैं वो बच्चों को, उस क्लास के बच्चों को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं या कैसे वो अच्छे से क्लास को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम भी ये देखेंगे और उनसे सीखेंगे। बेसिकली अच्छी चीज़ें अगर किसी में है ना तो ये बोला जाता है कि आपका दुश्मन भी अगर कोई है और अगर वो भी उसके अंदर भी कोई अच्छाई है, वो भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे वो अच्छाई ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो अन्य शिक्षक हैं उनकी विधियों का अध्ययन करेंगे कि वो कैसे क्लास को मैनेज कर पा रहे हैं। ये चीज़ सही लग रही है। नेक्स्ट है मॉनिटर से कहेंगे कि शरारती बच्चों के नाम आपको बताए, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चे, शरारती बच्चे के नाम आपको बताए, ठीक है। अब शरारती बच्चे को बुरा नहीं लगेगा क्या, ठीक है, और हमें कोई काम वो करना ही नहीं जो बच्चे को बुरा लगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक किस प्रकार का आदेश दे, ठीक है। अगर पढ़ाते समय यानी टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं तो अध्यापक कौन से वाले प्रकार का आदेश देगा? ऊंचे स्वर में बोलेगा, यानी कि तेज आवाज में बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी शोर हो रहा है। अगर धीरे बोलेंगे तो बच्चों को सुनाई नहीं देने वाला है ना, तो ऊंचे स्वर में बोलोगे बच्चे शांत हो जाओ, अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान दो। नेक्स्ट धीमी आवाज में बोलोगे, भाई ऑलरेडी शोर हो रहा है, धीमी आवाज में बोलेंगे हमारी आवाज जाएगी नहीं बच्चों तक। नेक्स्ट है मेज पर मुक्का मारकर, यानी ऐसे करेंगे, क्या है क्यों शोर मचा रहे हो, तो ये भी नहीं करना है, ये क्यों करना है, अपना हाथ तोड़ना है भाई। नेक्स्ट है चेतावनी देकर, तो ये भी गलत है, चेतावनी बच्चों को बुरी लगेगी, है ना। तो क्या करेंगे, ऊंचे स्वर में बोलेंगे ताकि बच्चों को सुनाई दे जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है, यानी जो नकारात्मक साधन होते हैं अनुशासन सिखाने के वो कौन कौन से साधन होते हैं। पुरस्कार, तो पुरस्कार तो होता है सकारात्मक, अच्छी चीज़ है, बच्चे को अच्छी लगेगी। बच्चे को बुरी क्या लगेगी, दंड लगेगा, है ना, तो दंड ही क्या हो जाएगा, नकारात्मक साधन हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्तावादी अनुशासन का बालकों के व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सत्तावादी अनुशासन जो होता है, सत्तावादी अनुशासन क्या होता है, दंड दे करके जो बच्चों को सिखा रहे हैं चीज़ें, जो उनकी आलोचना करके, उनकी बेइज्जती करके जो चीज़ें सिखा रहे हैं उसी को तो हम सत्तावादी अनुशासन बोलते हैं। तो अगर हम सत्तावादी अनुशासन कर रहे हैं बच्चों के ऊपर तो बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुचित पड़ेगा, अनफेयर पड़ेगा, या फिर पॉजिटिव पड़ेगा, या उचित पड़ेगा, या फिर नकारात्मक पड़ेगा, ठीक है। देखो वैसे तो यहाँ पे अनुचित भी सही ऑप्शन है, क्योंकि अनुचित प्रभाव भी पड़ेगा बच्चे की पर्सनैलिटी पे, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। अगर ए और डी दोनों करके आ जाता है तो आप दोनों पे टिक करके आ सकते हो, है ना, क्योंकि अनुचित भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर या उसके व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन बार बार वही है, बस थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट हो रही है, तो आपको पता चली जाएगा। दंड कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा ना इसका। नेक्स्ट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण अनुशासन स्थापना का कौन सा कारक है, आलोचनात्मक, ठीक है, बच्चे की आलोचना कर रहे हैं, यानी कि बच्चे को क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल अप्रोच डिसिप्लिन, ठीक है।
तो बच्चे का आलोचना कर रहे हैं, है ना, यानी कि तुम तो हो ही गधे, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी कोई अच्छे काम नहीं कर सकते, तो बच्चे की आलोचना कर रहे हैं। तो आलोचना जो है वो कौन सा है, नकारात्मक है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संकीर्ण दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण जो होता है उससे अनुशासन का अर्थ जो है वो क्या है। तो संकीर्ण दृष्टिकोण या फिर जो नैरो पर्सपेक्टिव होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि संकीर्ण दृष्टिकोण है ना वो ऐसे जैसे किसी की, ये समझ लो किसी की छोटी सोच होती है ना, तो संकीर्ण दृष्टिकोण का मतलब क्या है, बेसिकली छोटी सोच, है ना। तो संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ क्या है कि अधिकारियों की आज्ञा का पालन ना करना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, अनुशासन। नेक्स्ट है नियमानुसार चलना या फिर बच्चों को अपने अधीन लाना या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें ना, संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ क्या है, तो नियमानुसार चलना और बच्चों को अपने अधीन लाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। संकीर्ण यानी बहुत छोटी सी सोच है ये, ठीक है। अगर हम अभी ब्रॉड वे में देखें, अनुशासन का मतलब तो क्या होता है, बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करवाना, ठीक है, और वो भी बच्चे खुशी से अपने आप से करे चीजें, है ना, हमें उसको खुश करवा के, ऐसे नहीं दंड दे करके और ये करके, ऐसे नहीं, वो होता है अनुशासन का मतलब कि बच्चा अच्छी आदतें सीखे, है ना। जबकि यहाँ पर क्या लिख रहा है, संकीर्ण दृष्टिकोण से, यानी अगर हम छोटी सोच के थ्रू देखें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे को अपने अधीन लाना, यानी जैसे हम बोल रहे हैं बच्चा वैसा वैसा ही करे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अगर हम संकीर्ण दृष्टिकोण की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कौन कहता है कि मौखिक प्रशंसा और जानकारी पूर्ण सलाह का उपयोग धमकियों या करीबी निगरानी के बजाय पुरस्कृत करने का एक बेहतर तरीका है, ठीक है। मौखिक प्रशंसा करो और जानकारी पूर्ण सलाह दो, ठीक है, यानी बच्चे की प्रशंसा करो, उसकी तारीफें करो और जो भी आपको जितनी भी नॉलेज है तो बच्चे को उस नॉलेज को यूज करके अच्छी अच्छी सलाह दो। इसका उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए एज कंपेयर टू धमकी और करीबी निगरानी, यानी बच्चे को धमकी दे रहे हो और बच्चे की निगरानी कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी बजाय हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा तरीका, ज़्यादा बेहतर तरीका है। ये किसने बोला है, तो ये बोला है बर्डन ने। हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो मेरे को भी ये चीज़ है ना एकदम मेरे को भी करेक्ट लगती है, जैसे ये बातें पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, चलो बोल ही देती हूँ, है ना। जहाँ तक मतलब मेरी उसमें है ना वो मतलब मेरी जहाँ तक नज़र में है या जहाँ तक मैंने इस दुनिया को देखा है या मैंने मेरे साथ के वाले बच्चों को देखा है या इवन अभी भी अगर मैं देख रही हूँ अपने से छोटे बच्चों को जो थोड़ी सी वो 17-18 से 21-22 वाली एज होती है, उस एज के अगर बच्चों को देखोगे ना तो जितने घर वाले बच्चों पे कंट्रोल करते हैं ना, वो कुछ घर वाले होते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि बाहर भी नहीं जाने देंगे लड़कियों को, है ना, किसी लड़के से बात करिए वो भी नहीं करने देंगे, बहुत ही ज़्यादा, स्कूल भी जा रहे हैं खुद छोड़े जाएंगे। तो जो जितनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं ना घर वाले, बच्चा उतना ही ज़्यादा बिगड़ता है ना। ये चीज़ मैंने खुद से रियलाइज़ करी है और मैंने खुद से देखी भी हैं चीज़ें, है ना। और अब थोड़ी सी ना इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत बच्चे को मतलब रोका टोकी भी करनी चाहिए, पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही बच्चे की सांस ही घुटने लगे घर के एनवायरनमेंट में, उतना भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा आप निगरानी कर रहे हो बच्चे के ऊपर, है ना, क्या वो फ़ोन में देख रहा है उसका फ़ोन चेक कर रहे हो, क्या वो लैपटॉप में कर रहा है उसका लैपटॉप चेक कर रहे हो, है ना, उतनी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे को समझा के रखनी चाहिए चीज़ें कि कौन सी वाली चीज़ें गलत हैं तुम्हें नहीं करनी है बेटा, कौन सी वाली चीज़ें सही हैं वो तुम्हें करनी चाहिए जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, वो चीज़ें समझानी चाहिए, पर ज़्यादा निगरानी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो पी बर्डन ने बोली है ये चीज़ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छात्रों में अनुशासनहीनता में शामिल है, यानी अगर छात्रों की अनुशासनहीनता की बात करें कि अनुशासनहीनता कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्कूल प्राधिकरण की अवज्ञा, यानी स्कूल के जितने भी लोग हैं उनकी अवज्ञा करना, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। वर्ग विनाश, यानी कि जो कक्षा है जो क्लास है उसको डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको उथल पुथल कर देना, तोड़ देना सारी सारी चीज़ें। काम चोरी, यानी जो भी आपको काम दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से वो नहीं कर रहे हो, तो सारी सारी चीज़ें अनुशासनहीनता के अंदर ही आएंगी। निम्नलिखित में से अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं, ठीक है। अगर हम कारण की बात करते हैं तो कौन कौन से कारण हैं, देखो शिक्षा का अभाव तो है ही है ना,
शिक्षा का अभाव अगर होगा तो अनुशासनहीनता आ जाती है ना। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक कारण, ये हमने पढ़े ही थे, है ना। और फर्स्ट है वंशानुगत, और डी ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। देखो वंशानुगत को है ना, आप ये मत सोचना ये अनुशासनहीनता का कारण कैसे हो सकता है। वंशानुगत जो है साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी हम आगे, क्योंकि आपका जो 302 सब्जेक्ट है उसमें भी अनुशासन और अनुशासनहीनता के बारे में हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर दिया हुआ है, मुझे अभी नहीं याद आ रहा साइंटिस्ट का नाम, पर इन्होंने इवन जो वंशानुगत कारण होते हैं, वंशानुगत का मतलब तो आप समझते होंगे, है ना। वंशानुगत का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर जन्म से ही होती हैं चीज़ें, यानी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं डीएनए के थ्रू, ठीक है। कि अगर वो हैं गुस्सैल और वो हैं ये सारी चीज़ें, तो बच्चा के अंदर भी गुस्सा और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो क्या होता है वंशानुगत। जो हमारे माता पिता से हमें अपने गुण मिले होते हैं उनको वंशानुगत बोलते हैं, ठीक है। तो वंशानुगत कारण भी होता है अनुशासनहीनता का, ठीक है। तो यानी उपरोक्त सभी जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो अनुशासनहीनता का नहीं है, यानी जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अनुशासनहीनता नहीं करेगा। देखो मानसिक दंड तो हमने पढ़ा था, मानसिक दंड अगर देंगे बच्चे को, यानी कि उसको दिन भर आप चिल्लाए ही जा रहे हो, है ना, दिन भर जो हम अभी बात कर रहे थे निगरानी करे जा रहे हो बच्चे की, तो उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, है ना, वो फिर गलत गलत चीज़ें सोचेगा ही ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट है आर्थिक दंड। आर्थिक दंड के बारे में भी हमने बात कर ली थी, पैसा सबसे ज़्यादा मुख्य कारण होता है कोई भी गलत काम करवाने का। नेक्स्ट है प्राकृतिक दंड। तो प्राकृतिक दंड हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने पूछा है कारण नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक दंड का मतलब क्या होता है, प्रकृति ने जो दंड दिया है, जैसे कि सपोज करो बच्चा अगर बाइक से जा रहा है, ठीक है, चलो बाइक से भी उसका अपने आप खुद से ही हो जाएगा। ऐसे सपोज करो बच्चा जा रहा है रास्ते में और अगर आंधी आ रही है और अगर उसके ऊपर कोई भी लकड़ी वकड़ी कोई भी आके गिर गई है, ठीक है, तो इस चीज़ का उसको अंदर से ऐसे नहीं लगेगा कि दुनिया ने मेरे साथ क्या कर दिया, अब मैं भी बुरे काम करूंगा, ऐसे नहीं सोचेगा वो, है ना। तो प्राकृतिक दंड जो होता है, नहीं जो प्रकृति ने दंड दिया है वो उसकी वजह से अनुशासनहीनता नहीं आती है। जो नैतिक दंड देते हैं बच्चे को, यानी मोरल जो पनिशमेंट देते हैं उसकी वजह से तो हो ही जाता है अनुशासनहीनता, ठीक है। तो प्राकृतिक दंड जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है किसने कहा है अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शैक्षिक वातावरण है। कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, ये स्टेबिंस ने बोला था। हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अभी कितने स्लाइड्स और बचे हुए हैं, ओके अभी हैं 4-5 स्लाइड्स, है ना। नेक्स्ट है कुछ विशेष जातियों में अनुशासनहीनता जन्म से ही कम पाई जाती है। ये किसने बोला है, यानी कि कुछ विशेष प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें जन्म से ही कम पाई जाती है, किसने बोला था ये, तो ये शेफर ने बोला था, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता के वंशानुगत कारण का अध्ययन क्या है। अच्छा ये आ भी गया है ना, अब मुझे याद आ जाएगा किसने बोला था, क्योंकि शेफर जो है ना इन्होंने ही बोला है कि कुछ विशेष जातियों में, विशेष जातियों का मतलब ऐसे नहीं है कि इंसानों में या फिर जानवरों में या फिर पक्षियों में से नहीं, जो इंसान है ना उनके अंदर ही कुछ इंसानों में जन्म से ही कम पाई जाती है अनुशासनहीनता, ठीक है, उनमें जन्म से ही कम पाई जाती है अनुशासनहीनता। ये किसने बोला था, शेफर ने बोला था, है ना। यानी उनका जो डीएनए है उसमें अनुशासनहीनता यानी गुस्से वाली चीजें, जब गुस्से में होता है बच्चा, है ना, तभी तो वो अनुशासनहीनता करेगा। तो कुछ बच्चे जो हैं वो जन्म से ही कम गुस्सैल होंगे, यानी उनके डीएनए में है ही नहीं ज़्यादा गुस्सा करना, तो वो अनुशासनहीनता भी कम ही करेंगे, ठीक है। और इसका ये जिस साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी ना, उसी साइंटिस्ट ने ही इसका अध्ययन भी किया था। तो शेफर याद रखिएगा, ठीक है। स्किन, क्योंकि मैंने भी ये याद करा था, वो मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, है ना। तो इस तरीके से याद रखना, शेफर ने बोला था कि जन्म से ही कुछ के अंदर कम पाई जाती है, और उन्होंने ही वंशानुगत कारण का क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम में के विषय में मर्फी ने छात्रों के माँ बाप के इतिहास का विश्लेषण किया। जो अनुशासनहीनता के दोषी थे, जो मर्फी थे, इन्होंने भी किया था। तो उनके जो माँ बाप थे, छात्रों के माँ बाप जो बहुत ज़्यादा अनुशासनहीन थे बच्चे, उनके माँ बाप के इतिहास का विश्लेषण किया, ठीक है। कितनों के 10 छात्रों के माँ बाप को इन्होंने चूज करा था। नेक्स्ट है स्टेबिंस ने विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण को किसका जिम्मेदार माना है, कि जो विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण है, ठीक है। स्टेबिंस ने डेफिनेशन भी दी थी कि जो दोषपूर्ण वातावरण होता है विद्यालय का, वही ही अनुशासनहीनता का कारण भी होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से
कौन सा या कौन से छात्रों के बीच अनुशासनहीनता के प्रकार हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से प्रकार हैं अनुशासनहीनता के। स्कूल प्राधिकरण, अच्छा ये दोबारा से आ गया है ना, स्कूल प्राधिकरण की अवज्ञा, लोगों का कहना ना मानना, ये अनुशासनहीनता ही है। कामचोरी अनुशासनहीनता ही है। लड़ना अनुशासनहीनता ही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है बिखरे घर पास पड़ोस का व्यवहार एवं दोषपूर्ण पैतृक मॉडल अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है। देखो बिखरा हुआ घर है और पास पड़ोस का व्यवहार है, तो इससे ही आपको समझ आ जाएगा कौन सा होएगा, ये सामाजिक होगा। ये तो हो गया सामाजिक, है ना। बिखरा हुआ घर है, पास पड़ोस का व्यवहार है और दोषपूर्ण पैतृक मॉडल है, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, सामाजिक आर्थिक कारण हो जाएंगे। अब बिखरा घर है, बिखरा घर क्यों होगा, बिखरा घर उनका ही होगा ना ऑब्वियसली जिनके पास पैसे कम है ना, जिससे कि वो, अब बिखरा घर कब होगा, घर में अलमारी नहीं है, ठीक है, और घर में जैसे किचन है, किचन के लिए किचन में ड्रॉर वगैरह नहीं है ना, स्लैब्स नहीं है, तो उन्हीं का तो घर बिखरा रहेगा। अब जिनके पास भैया पैसे हैं उन्होंने तो अपने घर में बढ़िया बढ़िया फर्नीचर लगवा रखा है, तो कोई चीज़ क्यों बिखरी रहेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सामाजिक आर्थिक कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या छात्रों के बीच अनुशासनहीनता को ठीक कर सकता है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो अनुशासनहीनता को ठीक कर सकती है। शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाया जाना चाहिए, यानी जो भी शिक्षा ले रहे हैं बच्चे उनसे उनको रोजगार मिल जाना चाहिए, है ना, तो ये करेक्ट बात है, क्योंकि अगर बच्चों को ये लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ रहे हैं फालतू में, बाद में जॉब तो मिलनी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अनुशासनहीनता दिखाएंगे, अपना गुस्सा कहीं तो दिखाएं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए, यानी जो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वहाँ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बात है। चरित्र निर्माण अगर बच्चों का बढ़िया बनाएंगे, पर्सनैलिटी बढ़िया बच्चों की बढ़िया बनाएंगे, तो अनुशासनहीनता कम होएगी ही होएगी। और नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक संघ का आयोजन किया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट बात है, यानी कि जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, बेसिकली पेरेंट टीचर मीटिंग की बात हो रही है ये, तो संघ बनाया जाना चाहिए अभिभावक और शिक्षक का, ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है विद्यालय में अनुशासनहीनता को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं विद्यालय में। पहला है सक्षम शिक्षकों की नियुक्ति करके, यानी जो शिक्षक बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। अब बच्चों को अगर पढ़ाने वाला बढ़िया मिल गया तो उनको और क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पर्याप्त पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी पर्याप्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। और सकारात्मक जलवायु होनी चाहिए, यानी जो भी माहौल है पॉजिटिव माहौल होना चाहिए क्लास का या फिर स्कूल का, है ना, तो यानी उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, किसके आधार पर है, अच्छा कार्यवाही की, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि कब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम अभी कार्यवाही हमें करनी पड़ेगी, अभी बिना कार्यवाही के काम नहीं चलने वाला। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों को जाने तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, है ना, बच्चे शरारत करते हैं, पर कौन सा ऐसा लेवल आएगा कि जब हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, है ना, जब बच्चे नियमों का उल्लंघन करें तो हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, बिल्कुल, और रैगिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कार्रवाई करनी ही करनी पड़ेगी, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक।